नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। महत्वपूर्ण मुद्दे में तो आज सबसे महत्वपूर्ण विषय यह था कि वन नेशन और वन इलेक्शन का ड्राफ्ट तैयार हो गया है। पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में भारत के उच्च स्तरीय कानूनविद, सामाजिक और अपने अपने विधाओं में महारत हासिल किए हुए लोगों की एक टीम ने इस ड्राफ्ट को तैयार किया है। भारत के महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को वह ड्राफ्ट प्रस्तुत कर दिया गया है। प्रक्रिया यह है कि अब यह ड्राफ्ट लोकसभा में प्रस्तुत होगा, उस पर बहस होगा, उसके बाद यह राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में पास होगा, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक खंडपीठ के पास जाएगा जिसमें इसकी समीक्षा होगी और न्यायखंड के पहले भारत के कम से कम आधे राज्यों से पास करवाना पड़ेगा। मतलब यह एक दूर की कौड़ी है और नामुमकिन सा लक्ष्य है, क्योंकि देश के बहुत से भागों में भाजपा की सरकार नहीं है। लेकिन अब तक के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी ने यह साबित किया है कि जो किसी से नहीं होता वो मोदी से होता है और वो मोदी करते हैं। क्योंकि हमने 370 हटाने के विषय में सोचा ही नहीं था। हम उम्मीद नहीं किए थे कि राम मंदिर का निर्माण इतनी सुविधा से, इतनी शांति से और शालीनता से निपटेगा। मोदी है तो मुमकिन है और यह भी मुमकिन होगा। यह ड्राफ्ट का प्रारूप क्या है अभी यह पता नहीं चला है। हालांकि मैं 2-3 चैनल पर इस पर बोला हूं, तो अब तक तो अनुमान से बोला गया है कि इसके हानि लाभ क्या है, लेकिन विस्तृत विवरण तो तब होगा जब यह लोकसभा के पटल पर आएगा और इसका पन्ना विश्लेषण होगा और इसके अपने अपने हिसाब से बहस होगा। जब होगा तो इस पर विस्तृत चर्चा किया जाएगा। तब तक अनुमानित आशंका यह है कि इसे लोग अपने अपने हितों में भुनाने का प्रयास करेंगे और उम्मीद है कि राजनीतिक हित की बलि यह ना चढ़े, एक राष्ट्र एक इलेक्शन श्रेष्ठ इलेक्शन साबित हो। हम तो यही दुआ करते हैं। खैर, आज बात सीए सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट नागरिकता संशोधन अधिनियम के लागू हो जाने पर जो तरह तरह की आशंकाएं राजनीतिक दल के लोग कर रहे हैं, मैं सोच रहा हूं कि जो मेरी बुद्धि विवेक समझ है मैं भी अपने तरफ से कुछ बात रखूं, क्योंकि मैं ना तो राजनीतिक दल का कार्यकर्ता हूं, ना ही मेरा किसी राजनीतिक दल से कोई संबंध है। मैं इस देश का नागरिक हूं और मैं उन्हीं बातों पर विश्लेषण करता बताता कहता हूं जो भारत प्रथम को आगे रखता हो, भारतीयों की भला करता हो। और अगर किसी भी कानून में भारत का भला होता है तो वो मेरे लिए सर्वोच्च और सर्वोत्तम होता है। कुछ आशंकाएं जो राजनीति में रहने वाले लोग जो नरेंद्र मोदी के विरोधी हैं, वह यह कह रहे हैं कि इतने लोग आएंगे तो उनको रोजगार कहां से दिया जाएगा, किसका हक मारा जाएगा, वगैरह वगैरह। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, अमिताभ बच्चन ने एक फिल्म में शेर बोला था कि उतना भी नहीं बचा है तेरे पैमाने में जितना हम छोड़ आते थे मैखाने में। तो जितने लोग की नागरिकता की बात हो रही है, उतने से कई गुना ज्यादा अवैध रूप से घुसपैठिए हमारे देश में रह रहे हैं और सरकार के संरक्षण से उनका राशन कार्ड, इलेक्शन कार्ड और सारे सुविधाओं का लाभ दिया जा रहा है। कुछ लोग तो घुसपैठिया कैंप में हैं और कुछ लोग खुलेआम घूम रहे हैं। हमारे देश में घुसपैठिया संसद में है और वो कहता है कि मैं बांग्लादेश से आया हूं और मैं बांग्लादेशी घुसपैठियों के संरक्षण का जिम्मेदारी लेता हूं। 2 बातें मैं असर से पहले कह दूं। यह भारत में ही संभव है कि भारत के सबसे बहुसंख्यक समाज के हितों की अवहेलना सीधा सीधा किया जाता है और करने वाला ना तो हिचकता है ना डरता है। वो इसलिए
कि उसे मालूम है कि बहुसंख्यक वर्ग एक नहीं है। उसे हमने जातों में बांट रखा है, क्षेत्रों में बांट रखा है, अगड़े पिछड़े, ऊंच नीच और यहां तक कि पुरुष महिला में बांट दिया है। तो ये खंड खंड विखंड लोगों के विषय में सोच करके हम क्या करेंगे? क्योंकि एक गांव में हमें पढ़ाई की जाती थी कि एक पिता ने अपने 4 बेटों के हाथ में 4 छड़ी दिया और बोला कि बेटा इसे तोड़ दो। बच्चों ने फटफट छड़ी को तोड़ दिया। फिर उस पिता ने उस छड़ी को एक जगह बांध दिया, बोला अब इसको तोड़ो। तो चारों मिल करके उस छड़ी को नहीं तोड़ पाए। तो पिता ने बच्चों से कहा कि इससे क्या सीख मिलती है? यही कि अगर एक में रहोगे तो मजबूत रहोगे और अलग अलग रहोगे तो टूट कर रहोगे। पढ़ाई में तो हमने पढ़ा है, समझाने में हमारे बुजुर्गों ने समझा, लेकिन हम इसको अपने ऊपर अंगीकार नहीं किए। छड़ी को एक साथ बना करके नहीं रखें। कहानी कही जाती है कि एक दुकान पर अंगूर बिक रहा था। एक अंगूर 60 रुपए किलो था, एक अंगूर 30 रुपए किलो था। जो 30 रुपए किलो था वो गुच्छे से बाहर हो गया था और जो 60 रुपए किलो था वो गुच्छे में था। परिवार समाज यही है, अगर आप गुच्छे में रहेंगे तो आपका कीमत रहेगा, आप गुच्छे से टूट जाएंगे तो आपका कीमत खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि आप जल्दी खराब हो जाएंगे, सड़ जाएंगे। लेकिन यह सब कहने के लिए हम अपने पर इसको कभी नहीं किए, इसीलिए लोग हमारा विरोध करने खुलेआम हिम्मत करते हैं। जैसे अरविंद केजरीवाल का एक साक्षात्कार आया, उसने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया और बोला कि इस देश में जो हम बाहर के देशों के हिंदू, सिख, पंजाबियों की जो नागरिकता देने की बात कर रहे हैं, उसे देश में अस्थिरता फैल जाएगी और हम किसका हक मारेंगे। जबकि वही अरविंद केजरीवाल रेहानिया घुसपैठियों के लिए कह रहा था कि ये मानवता है और इनको कहीं ना कहीं स्वर्ण तो सरकार देगी, क्योंकि ये कहाँ जाएंगे। मतलब अगर वो रेहानिया मुसलमान है तो वो मानवता के अंतर्गत आता है, और अगर उसी देश के हिंदू हैं तो वो मानवता के सिलसिले में नहीं आएंगे, कीड़े मकोड़ों की तरह से ट्रीट किए जाएंगे। वो इसलिए कह रहा है क्योंकि इस देश में हिंदुओं की स्थिति राजनीतिक दलों की नजर में कीड़े मकोड़े से भी बदतर है। ये जूते के से कुचले जाने की औकात में है, और वही लोग उसी आदमी को वोट देते हैं जो आदमी उनको कीड़े मकोड़ों से बदतर मानता है। या एक दूसरे तरह का डिबेट हो जाएगा, इसलिए मैं उस पर नहीं जा रहा। मेरा डिबेट का मेन फोकस है कि सीए लगने के बाद असर क्या पड़ेगा, और सीए के बाद जो एनआरसी है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, राष्ट्रीय पंजीकरण रजिस्टर जो है, उसका असर क्या पड़ेगा। भारत के गृह मंत्री ने सदन में बोला था कि सीए तो सिर्फ एक वानगी है, इसके बाद एनआरसी है। और मैं बड़ा ताज्जुब करता हूं कि हमारे देश के नेतागण सरेआम कहते हैं कि एनआरसी हम लागू नहीं होने देंगे, सीए हम लागू नहीं होने देंगे। सीए लागू नहीं होने देंगे का सबसे जो ज्यादा शोर मचा रहा है राज्य, वो है पश्चिम बंगाल और केरल। और अगर आप में से किसी को यह संदेह अभी तक बना हुआ कि ये दोनों राज्य भारत में है, तो आप भूल कर रहे हैं। भारत में है, यह आपका संदेह 2 मिनट में मैं दूर कर दूंगा। अब यह अलग बात है कि आपको वहां पर वीजा फ्री एंट्री है, वीजा नहीं मांगा जा रहा है, आप जा सकते हैं। देखिए, भारत से पाकिस्तान, बांग्लादेश, अमेरिका, चीन, जापान अगर भारत की केंद्रीय बल जाती है तो वहां की सरकार उसको गिरफ्तार कर सकती है अगर बिना सूचना के जाए। पश्चिम बंगाल में यही हाल है। केंद्रीय जांच एजेंसी, केंद्रीय जांच सुरक्षा बल के नेतृत्व में गई तो पश्चिम बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यह कोलैप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर वहां पर भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है तो भारत के ही उसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत सेंट्रल फोर्स और सेंट्रल जांच एजेंसी के लोगों को गिरफ्तार करना किस कानून के अंतर्गत आता है, यह कोई बताएगा। केरल में भी कमोवेश यही हाल है। दोनों जगह इस्लामिक तुष्टीकरण चरम पर है। बांग्लादेश की अवैध घुसपैठियां और पीएफआई का प्रभाव केरल में इतना ज्यादा है कि वहां की सरकार कोई ऐसी चीज सोच ही नहीं सकती जिसमें मुस्लिम परस्ती ना हो। केरल में सीए का विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें गैर इस्लामिक लोगों का नागरिकता देने का बात है। नागरिकता छीनने का बात इसमें नहीं है। पूरे ड्राफ्ट में कहीं नागरिकता लेने की बात नहीं है। लेकिन चूंकि दोनों मुस्लिम प्रभाव वाला राज्य है, पश्चिम बंगाल भी और केरल भी, इसलिए वहां पर खुलेआम वो सरकारें कह रही हैं कि मैं
सीए लागू नहीं होने दूंगा, क्योंकि इसमें हिंदुओं को नागरिकता देने की बात है। मतलब हिंदू बहुल इस देश में हिंदू को नागरिकता देने पर एक राज्य यह कह सकता है कि मैं लागू नहीं होने दूंगा, और वो सरकार अस्थिर है और आगे भी सरकार बनाएगा, क्योंकि उनको पता है कि आप कीड़े मकोड़ों से बदतर हैं, आप जूते से कुचले देने आने की हैसियत नहीं है, आप एक नहीं हो सकते और आपको एक होने नहीं दिया जाएगा। क्योंकि जैसे आप एक होने की बात करेंगे, कोई मनगढ़ंत कहानी बनाई जाएगी कि आपके परदादा ने हमारे परदादा को यह सताया था, वो रामायण का उदाहरण देंगे, लेकिन उसी रामायण में निषाद राज और भगवान राम की मित्रता की चर्चा नहीं करेंगे। वो महाभारत की बात बताएंगे आपको, लेकिन उस महाभारत में जो आपसी संबंध है उस पर चर्चा नहीं बताएंगे। खैर, मैं रामायण गीता पर बात नहीं, और मैं सीए के असर पर कर रहा हूं। मित्रों, सीए के तुरंत बाद अगर एनआरसी नहीं लगता है तो सीए का कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। वो बेशक भारत के गृह मंत्री कह रहे हैं कि सीए नागरिकता देने का कानून है, लेगा नहीं, लेकिन अगर एनआरसी लागू होगा, क्योंकि एक चीज बताइए कि क्या आपको यह जानने का अधिकार नहीं है कि आपके देश में कौन रह रहा है? क्या आपका नाम किसी रजिस्टर पर दर्ज ना हो कि आप भारत के नागरिक हैं? हर देश में उनके नागरिकों का एक पंजीकरण रजिस्टर है और उसका नाम उसमें पंजीकृत होता है। आदमी जन्म लेता है, उसका नाम अंकित हो जाता है कि फलाना आदमी फलाने घर में जन्म ले लिया। एक हमारा ही देश है जहां पर ना तो जन्म लेने का कोई पंजीकरण है, ना ही मर जाने का। अब सरकारें जन्म मृत्यु का एक सर्टिफिकेट जारी करवा रही है, वो भी शहरी क्षेत्र में। अगर आप शहर के किसी अस्पताल में जन्म ले रहे हैं तो वहां का नगर निगम को सूचना चली जाएगी। अगर आप शहर में कहीं मर रहे हैं तो नगर निगम को सूचना चली जाएगी। लेकिन अगर आप गांव में जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, तो आपका कहीं कोई सूचना नहीं है। मतलब आप भारत के नागरिक हैं या इसकी गणना नहीं है, आप कितने लोग हैं या नहीं। वही राजनीतिक दल जातीय जनगणना की मांग कर रहा है कि भाई कौन कितने जाति का की जानकारी हो, लेकिन कौन किस देश का, इसकी जानकारी की जरूरत किसी को नहीं है। यह इसलिए कि यह राजनीतिक उद्देश्यों में बाधक है, क्योंकि आपका रजिस्टर में नाम पड़ जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि आप कहाँ के हैं। इस देश में साजिश के तहत आजादी के समय में गिन करके कुछ लोगों को रोका गया था ताकि इस देश में अशांति फैली रहे और उस पर वोट बैंक की राजनीति कायम रहे। उसके बाद पता चला कि यार ये तो बड़ा बढ़िया है, जिन लोगों को रोका गया वो तो हमारे वोट बैंक है। तो फिर उसी वर्ग के लोगों को अवैध घुसपैठ करवाया गया और बाकायदा उनका वोटर लिस्ट में नाम डलवाया गया, और आज तक वही उनके वोटर हैं। तो इस देश में हमारे आबादी से बहुत ज्यादा आबादी बाहर के लोगों को बुलाई गई है। तो अगर उनसे हमारे देश में अर्थव्यवस्था पर कोई फर्क नहीं पड़ा, रोजगार पर कोई डाका नहीं पड़ा, तो ये तो कुछ 100 भी नहीं है। आपको हंसी आएगी, 140 करोड़ वाले देश में जो माइग्रेट करके आए हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से, वो कुछ हजार भी नहीं है। उनको यहां पर नागरिकता दी जाएगी तो कुछ हजार हिंदू भी बर्दाश्त नहीं उन लोगों को, जिन लोगों ने लाखों करोड़ों अवैध मुसलमानों को घुसा के बसाया है, क्योंकि वो उनका वोट बैंक है। तो उनका दर्द यह है कि आपके दिमाग में एक प्रभाव डाले कि भाई उनकी नौकरी कहां मिलेगी। बता नहीं रहे कि कितने लोगों को नागरिकता दी गई है। इसलिए आप इनके बहकाव में ना आए और अपना अकल लगाएं और आप मोदी को जिताएं, क्योंकि मोदी जब अगले कार्यकाल में आएंगे तो एनआरसी लाएंगे, और एनआरसी लाएंगे तो उन सब लोगों को कागज दिखानी पड़ेगी जो तार के नीचे से घुस करके आए हैं, और उन लोगों को नागरिकता दिखाने की जरूरत नहीं है जो उनका जन्म ही नहीं हुआ है। जन्म उनको परेशानी होगी जो तार के नीचे से आए हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। क्योंकि जब सीए में आपसे पूछा जाए कि आप कब आए हैं, तब आपको पंजीकरण देगी तो ये पता चल जाएगा कि आप वैध है, अवैध है और किस तरह से आए। तो इन सब चीजों को ध्यान में रख करके आप 2 ही लेसन आपके लिए है। पहला कि अगर आप हिंदू हैं तो आप कीड़े मकोड़े हैं राजनीतिक लोग। मैं बार बार कीड़ा मकोड़ा कर रहा हूं, आपसे क्षमा नहीं मांगूंगा। इसलिए क्षमा नहीं मांगूंगा कि खुलेआम अगर एक संविधान का शपथ लिया हुआ मुख्यमंत्री यह कह सकता है कि रेहानिया मुसलमानों को बसाना मानवता है और हिंदू को बसाना गैर मानवता है, तो मैं आपको कीड़े मकोड़े को, इसमें मुझे कहीं कोई संकोच, लाज और झिझक नहीं है। किसी को बुरा लगे तो लगे, मुझे अच्छा लगे।
क्योंकि आप हर हाल में अपनी स्थिति उनके सामने यही कर दी है कि सरेआम कोई आदमी हिंदू को डेंगू मलेरिया कह सकता है और वो चुप है और सरकार बना रहा है। कोई आदमी आपके आराध्य देवी देवताओं को गाली दे रहा है और हर बार सरकार बना रहा है। तो आपकी स्थिति क्या है आप खुद ही बताइएगा। इससे भी कोई बड़ा हो तो मैं तो सिर्फ कीड़े मकोड़े तो कह रहा हूं। दूसरा लेसन आपके लिए है कि अगर आप मतदान के टाइम में अपना अकल नहीं लगाएंगे तो आप कहाँ अकल लगाएंगे यह विचार जरूर करिएगा। तीसरा, मतदान के पहले आपसे सुना है कि आप नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकाल का आकलन करिएगा। जो देश दुनिया में काम हुए हैं उसको सामने रखिएगा और अब तक के सरकारों के कामों को सामने रखिएगा और पाइएगा। एक चीज तो मैं आपको शरेआम बता देता हूं कि नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकाल में टीवी डिबेट में मैं भी हिस्सा लेता हूं। आप लोगों ने, कई लोगों ने चैनलों पर मेरे को देखा होगा। टीवी डिबेट में एक ही डिबेट आता है कि जी महंगाई बढ़ गई, गैस का दाम बढ़ गया, लेकिन आज तक किसी डिबेट में किसी ने यह नहीं कहा कि फलाना घोटाला हो गया। जबकि पहले कहा जाता था जीजा जी, 2G, 3G, कोल जी, फलाना जी। अभी अभी कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में सरकार गई है और वहां पता चला कि 2.5 रुपये का इंजेक्शन 2.5 लाख रुपया एंट्री की गई है। यह कॉमनवेल्थ गेम को भी फेल कर दिया है। 60 रुपये की प्लास्टिक की कुर्सी को 600 रुपया रोज और घंटे के हिसाब से किराए पर लेने वाली सरकार, और अब इस सरकारों के घोटाले पर अंतर जान लीजिएगा। कुल मिलाकर के अडानी अंबानी के सरकार जो कहते हैं वो पहले अडानी अंबानी के लिए क्या करते थे, यह विचार जरूर कर लीजिएगा, तब जाकर के मतदान करिएगा। क्योंकि अगर राष्ट्र प्रथम मस्ट है तो नरेंद्र मोदी फर्स्ट है। विचार जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।